आज के सेशन में हम प्रोनाउन पार्ट 1 करने वाले हैं। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। टू डिस्कस प्रोनाउन पार्ट 1। ओके, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन पार्ट 1 एंड नाउन पार्ट 2, यहाँ तक हमने किया था। टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस का पार्ट 1 करेंगे और बाकी के प्रोनाउंस जो टाइप्स हैं वो पार्ट 2 में करेंगे। So let's start with the definition first of all. If I ask you what are pronouns, what would you tell me? What are pronouns, guys? Pronouns are words that are used in place of a noun in order to avoid the repetition of a noun in a sentence. एक सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आप बेसिकली प्रोनाउंस यूज करते हो। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। अगेन, बचपन से पढ़ते आए होंगे। इवन प्रोनाउन तभी यूज किया जाता है when the names of nouns are not known. When the names of nouns are not known, even then you use pronouns. Example: Ramesh is a software engineer. Ramesh is a software engineer. उसके बाद मैं लिखता हूँ he works at IBM. In the second sentence मैंने रमेश को रिपीट नहीं किया, मैंने रमेश की जगह पे लिख दिया pronoun he. So why have I written it? So that I don't want to repeat the name Ramesh in the second sentence. इसलिए pronoun लिखा गया है. So he works at IBM. Okay, he works at IBM. Second sentence में मैंने लिखा है he works at IBM. Third sentence में it is a big company which has many branches all over India. मैं लिख रहा हूँ it is a big company which has many branches all over India. जहाँ पे it किसके लिए लिखा गया है? It has been written for IBM again. IBM को रिपीट नहीं करना चाह रहा थर्ड सेंटेंस में, that's the reason I have written it. Similarly यहाँ पे which किसके लिए लिखा है? Which has been written for the company, तो इसको हम कहेंगे relative pronoun. ओके, ये कंपनी के लिए लिखा गया है तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिमेंबर, प्रोनाउंस आर रिटन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस लिखा जाता है। ओके, नाउ प्रोनाउन आर ऑफ 8 टाइप्स। बेसिकली प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज द पर्सनल प्रोनाउन, देन वी हैव रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके, देन वी हैव इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, then we have the impersonal pronoun, we have the demonstrative pronoun and reciprocal pronouns. So broadly speaking, pronouns कितने types के हैं? There are 8 types of pronouns. Basically there are 8 types of pronouns. एक एक करके सभी pronoun को देखेंगे। सबसे पहले मैं personal pronoun की बात करता हूँ। A pronoun used for 3 persons, first, second and third person is called a personal pronoun. जो भी pronoun 3 persons के लिए लिखा जाता है, first person, second person and third person, you call it a personal pronoun. A personal pronoun can take 3 forms. पर्सन प्रोनाउन बेसिकली 3 फॉर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन मैंने बताया कैन बी यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सन प्रोनाउन। पर्सन प्रोनाउन कैन टेक 3 फॉर्म्स। नाउ पर्सन प्रोनाउन के 3 सब कैटेगरीज में आप इन्हें बांट सकते हो पर्सन प्रोनाउंस को: सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर रिटन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। Objective pronouns are basically written in place of object. Objective pronouns एक sentence में object की जगह पे लिखे जाते हैं तो इन्हें कहा जाएगा objective pronouns. Then we have possessive pronoun. Possessive pronoun एक आता है before a noun. Noun के पहले लिखा जाता है possessive pronoun. दूसरा आता है state verb के बाद, जो state verb के बाद आता है. So broadly speaking, personal pronouns can be classified into 3 types: subjective, objective and possessive. Subject की जगह पे लिखे जाने वाले subjective, object की जगह पे लिखे जाने वाले objective. और पोजेसिव क्या दिखाते हैं? सिंपली ओनरशिप या रिलेशन या पोजेशन। वो मैं बताऊंगा स्टेट वर्ब। आशुतोष जरा वेट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अप द सब्जेक्टिव लिस्ट। सब्जेक्टिव लिस्ट को लेते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आ जाएंगे? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु। दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो एक सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। जैसे आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा तो आई विल बिकम मी। We ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, we becomes us. You ऑब्जेक्ट के स्थान पर बन जाता है you. He ऑब्जेक्ट के स्थान पर बन जाएगा him. She ऑब्जेक्ट के स्थान पर बन जाता है her. It ही रहता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर. They बन जाता है them in place of object. And who बन जाता है whom in place of object. तो शॉर्ट में समझिए, एक सेंटेंस में, ये मैंने पहले शायद नहीं बताया था, वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है।
So in simple words, before a verb you put subjective pronouns and after a verb you put objective pronouns. Verb के पहले subjective pronouns आते हैं और verb के बाद objective pronouns आते हैं. Okay, now इस पे बेस कुछ rules हैं, याद रखिएगा. जैसे मैंने बताया, subjective pronouns हमेशा subject के स्थान पर ही आनी चाहिए. Subjective pronouns will always appear in place of a subject, which is they should always appear before a verb. ये subjective pronouns हैं I, we, you, he, she, it, they, who. Now इस example को देखो. You and me have been invited to the function. यहाँ पे have been invited क्या है? What is have been invited? Have been invited is basically the verb. Have been invited is the verb. और verb के पहले you लिखा है तो you क्या है? You is the subject. You is the subject. दूसरा हमने me लिख दिया. क्या me भी subject है? नहीं, me is object. Me क्या है? Object. So sentence is wrong. You cannot write it this way. पहला sentence गलत है. हमने subject के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख दिया. एग्जाम में इसी टाइप के एरर आ सकते हैं. यू एंड मी हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन. कई बार हम लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं जो कि गलत है. तो यू एंड मी नहीं लिख सकते. सब्जेक्ट के स्थान पर आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा. यू शुड से यू एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन. यू एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन. यू कैन नॉट से यू एंड मी, व्हिच इज रॉन्ग. सिमिलरली कई बार स्पोकन में हम लोग बोल देते हैं माई सेल्फ नवीन, व्हिच इज रॉन्ग. माई सेल्फ नवीन क्यों गलत है? क्योंकि सेंटेंस में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. एक चीज को याद रखिएगा. इन ऑर्डर टू क्लासिफाई, इन ऑर्डर टू से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो उसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है, दूसरा वर्ब होना जरूरी है. ना माई सेल्फ नवीन में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे, देन यू पुट नवीन. दैट्स व्हेन द सेंटेंस इज करेक्ट. I am Naveen. Okay, I am Naveen. You cannot say myself Naveen. Now, spoken English में कई लोग अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं myself something करके, लेकिन that is a blunder. वो गलत है, याद रखना. लोग इंटरव्यू में जाके अपना पहला नाम ऐसे बोलते हैं myself something, जो कि गलत है. You cannot say myself in place of subject. Okay, myself आप सब्जेक्ट के स्थान पर लगा ही नहीं सकते because it is a reflexive pronoun. It's a blunder. myself का हिंदी में मतलब होता है खुद या अपने आप. तो अगली बार अगर आप बोलते हो माई सेल्फ नवीन और आपसे कोई बोले हिंदी में बताइए क्या बोले आप, तो हिंदी में इसका मतलब हुआ अपने आप नवीन या खुद नवीन. क्या हिंदी में अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हो? आपका नाम क्या है? मैं बोलता हूँ अपने आप नवीन है, अपने आप नवीन बस, या खुद नवीन या स्वयं नवीन नहीं लिख सकते ना. सिमिलरली इंग्लिश में भी दिस इज अ ब्लंडर. इंग्लिश में भी गलत है, याद रखना. A few more examples. You and they are not in good terms. You and them are not in good terms, I believe. Again, are क्या है? Verb. तो you क्या है? Subject. Verb के पहले subject आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? Them लिख दिया. लेकिन them क्या होता है? Object. Object तो आ नहीं सकता, तो sentence गलत. कैसे लिखा जाएगा? You and they are not in good terms, I believe. You and they are not in good terms, I believe. You and them नहीं लिख सकते. आई लव माई सेल्फ तो सही है ना, स्वयं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. माई सेल्फ नवीन ऐसे करके नहीं लिख सकते. ओके, रिमेंबर, माई सेल्फ का अलग यूसेज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. मी एंड हिम हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग. मी एंड हिम हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग. इज द सेंटेंस करेक्ट? नो. आपको आई लगाना पड़ेगा सब्जेक्टिव और यहाँ पे भी ही लगाना पड़ेगा सब्जेक्टिव. तो मैं आई एंड ही भी नहीं कर सकता. कैसे लिखूंगा? ही एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग. ही एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग. ओके, ही एंड आई लिखना पड़ेगा. ये रूल मैं अगले में बताऊंगा. 2 3 1 वाला रूल है. आई एंड ही नहीं लिख सकते, बता रहा हूं क्यों. दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2. सेज ऑलवेज यूज द ऑर्डर ऑफ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. हमेशा ये ऑर्डर यूज करना चाहिए सेंटेंस के अंदर. 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. लाइक फॉर एग्जांपल, आई यू एंड ही विल बी रिवॉर्डेड. आई यू एंड ही विल बी रिवॉर्डेड. सेंटेंस इज रॉन्ग, नहीं लिख सकते ऐसे आई यू एंड ही. कैसे लिखना पड़ेगा? यू, he and I will be rewarded. 2 3 1 is correct. 2 3 1. I, you and he लिख दोगे तो ये 1 2 3 हो गया. 1 2 3, which is wrong. 1 2 3 करके आप नहीं लिख सकते. You always say 2 3 1. You, he and I. Okay, remember this. This is Naveen भी लिख सकते हो, but this is Naveen can be generally used in emails or when you are on the phone. गाइस, स्पोकन में जैसे मर्जी बोलो, लेकिन स्पोकन में अगर आप गलत बोलोगे तो आपका रिटन भी गलत होगा. इसलिए स्पोकन सुधारो तभी रिटन भी सुधरेगा. सो यू, ही एंड आई विल बी रिवॉर्डेड. लेकिन यह भी याद रखना, अगर सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हो.
1 2 3 if the meaning of the sentence is negative. अगर सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होगा तो 1 2 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रिवॉर्डेड की जगह पनिश्ड हो जाता, तो आप आई यू एंड ही लिख सकते थे, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड। नेगेटिव सेंटेंस में 1 2 3, पॉजिटिव में 2 3 1। सिमिलरली माई सेल्फ एंड माई ब्रदर वेंट फॉर मूवी येस्टरडे। माई सेल्फ तो आएगा ही नहीं सब्जेक्ट के स्थान पर, माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा नहीं, मुझे क्या लिखना है, आई। बट कैन आई से आई एंड माई ब्रदर, ये भी गलत है। कैसे लिखा जाएगा, माई ब्रदर एंड आई, बिकॉज ब्रदर इज थर्ड पर्सन, आई एम फर्स्ट पर्सन। सो माई ब्रदर एंड आई वेंट फॉर मूवी येस्टरडे। नो कमल, नेगेटिव में 3 to 1 लिख नहीं सकते। यू कैन नॉट यूज 3 to 1 in negative sentences. Only in positive negative sentences you use 1 2 3. In positive you use 2 3 1. नेगेटिव का मतलब हिडन मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस का। मी एंड माई ब्रदर भी नहीं लिख सकते मिस सौम्या, बिकॉज मी इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आपको सब्जेक्टिव की जरूरत है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, याद रखना। बिफोर अ वर्ब यू ऑलवेज पुट सब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली। ओके, वेदांत नेगेटिव का अभी तो मतलब एग्जाम्पल दिया था, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड। अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो ये तो नेगेटिव चीज है, तो इसलिए 1 2 3 हो जाएगा, आई यू एंड ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3 क्या कह रहा है देखो, ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बिफोर हु इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब भी हु आएगा उसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ही लिखिएगा। लाइक इट वाज मी हु आस्क्ड हिम टू वेट, इट वाज मी हु आस्क्ड हिम टू वेट। तो हु के पहले आपको सब्जेक्टिव लिखना है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है तो गलत है, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। कैसे लिखना पड़ेगा, इट वाज आई हु आस्क्ड हिम टू वेट, इट वाज आई हु आस्क्ड हिम टू वेट। ओके, सो हु के पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ही लिखा जाना चाहिए। वर्ब के पहले, हु के पहले हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखा जाएगा। इट वाज आई हु आस्क्ड हिम टू वेट, आई कैन नॉट से इट वाज मी। सिमिलरली वाज इट देम हु वर कॉल्ड फॉर द मीटिंग, अगेन हु आ गया यहाँ पे, वाज इट देम हु वर कॉल्ड फॉर द मीटिंग, नहीं, हु के पहले अगेन आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगना चाहिए, बट हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिया तो गलत है। कैसे लिखोगे, वाज इट दे हु वर कॉल्ड फॉर द meeting. I say, was it they who were called for the meeting? I cannot say, was it them who were called for the meeting, which is wrong. Was it they is right. Was it they who were called for the meeting? Next, using than, as or so as. कभी भी sentence में than, as, so as use करते हो तब क्या होता है? Rule says whenever sentences have the conjunctions mentioned above. कौन कौन से हैं? Than, as, so as. Now, whenever sentences have than, as, so as, rule says whenever sentences have the conjunctions mentioned above, there is a comparison shown in the sentence. Sentence में comparison दिखता है. Such comparisons will always be either between two subjects, subjective pronouns, or two objects, objective pronouns only. जब भी सेंटेंस में than, as, so as आए तो सेंटेंस में एक तुलना दिखता है, कंपैरिजन। और याद रखना, ऐसे तुलना में सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। Like for example, he is older than I लिखूं या he is older than me लिखूं। Now the rule says कि यहाँ पे than आ गया, than आ गया, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे, he is older than I. He is older than I is correct, me नहीं लिखते। Okay, because you are comparing a subject with a subject only. सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए। ओके, वो पहला रूल यहाँ पे नहीं लगेगा जिसमें हमने बताया था कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पहला रूल इसमें नहीं लगेगा, दिस इज एन एक्सेप्शन। याद रखना, व्हेनेवर सेंटेंसेस हैव देन, एज, सो एज, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी हमेशा। ही इज ओल्डर देन आई इज राइट, ही इज ओल्डर देन मी नहीं लिख सकते। ही इज ओल्डर देन आई का एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, ही इज ओल्डर देन आई एम, वो एम नहीं भी लिखोगे, इट इज अंडरस्टूड। ओके, सिमिलरली दे आर एज काइंड एज वी लिखूं या दे आर एज काइंड एज अस लिखूं। ऑब्वियसली दे आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगना चाहिए, सो यू से दे आर एज काइंड एज वी, दे आर एज काइंड एज वी, यू कैन नॉट से दे आर एज काइंड एज अस। दे आर एज काइंड एज वी का मतलब क्या हुआ, दे आर एज काइंड एज वी आर, या आर नहीं भी लिखो, इट इज अंडरस्टूड। Similarly, as a student of science, she was not so intelligent as he or him. As a student of science, she was not so intelligent as he या him. So obviously, as a student of science, she लिखा है जो कि subject, was not so intelligent as he, यहाँ पे भी subject ही लगाएंगे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही लगाएंगे। सो एज स्टूडेंट ऑफ साइंस शी वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही का मतलब हुआ, एज स्टूडेंट ऑफ साइंस शी वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही वाज, ही वाज। जस्ट अ मिनट प्लीज।
is not so intelligent as he was. This is understood. Okay. ना यहाँ पे दिखा रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अभी तक जो हमने देखा वो कंपैरिजन देखा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमने सब्जेक्ट के साथ देखा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ यूजिंग दैन एज सो एज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं। लाइक शी लाइक्स ही लिखूं या शी लाइक्स हिम। यहाँ तो दैन एज सो एज कुछ नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यू से शी लाइक्स हिम, शी लाइक्स हिम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए इसको और मैं कंपैरिजन में लगाता हूँ, शी लाइक्स ही और हिम मोर देन आई और मी, शी लाइक्स ही और हिम मोर देन आई और मी। तो यहाँ पे हमने हिम लिखा और आगे सेंटेंस को और एक्सटेंड कर दिया, तो हिम की तुलना मी से होगी। सो से शी लाइक्स हिम मोर देन मी, शी लाइक्स हिम मोर देन मी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है। तो यही मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, जब भी सेंटेंस में दैन एज सो एज आएगा, सब्जेक्ट की तुलना या तो सब्जेक्ट से होगी या ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद अ सब्जेक्ट ओनली एंड ऑब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्ट ओनली। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव लिस्ट पे। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हूम, दीज आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अपीयर इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हूम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जनरली एक्शन वर्ब के बाद आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अपीयर आफ्टर an action verb or after a preposition in a sentence. Like she has invited you and I to the party. यहाँ पे has invited क्या है? verb. verb के पहले क्या आया? subject. verb के बाद क्या आएगा? object. तो you तो एक object है, but I जो है ये subject हो गया, तो sentence is wrong. कैसे लिखा जाएगा? she has invited you and me to the party. अब दो object आ रहे हैं, अब जाके sentence सही हुआ। Similarly, let he go या let him go. What do you think is right? Obviously, imperative sentence. इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? यू, विच इज अंडरस्टूड, क्लियरली लिखने की जरूरत नहीं है। लेट क्या हो गया? लेट इज द वर्ब, तो लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। सो इसे लेट हिम गो, लेट ही गो नहीं, लेट हिम गो इज करेक्ट। ओके, लेट हिम गो इज राइट, लेट ही गो नहीं लिख सकते। ठीक है, लेट हिम गो इज राइट, लेट ही गो नहीं लिख सकते। After an action verb or preposition, you put objective pronoun like Suresh gave money to I. क्या sentence सही है? Suresh gave money to I? No. क्या लिखूंगा? Suresh gave money to me is correct. Suresh gave money to me is right. Similarly, between he and I, there are no secrets. Between he and I, there are no secrets. Sentence is wrong. Between क्या है? Preposition. तो इसके बाद क्या लगाओगे? Objective. So कैसे लिखा जाएगा? Between him and me, there are no secrets. Okay. Between him and me, there are no secrets. Between him and me, there are no secrets. Between him and me, there are no secrets. Preposition are to, of, over, under, across, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, there are no secrets between him and me, वो भी तरीका सही है। अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में एक आता है बिफोर नाउन, दूसरा आता है आफ्टर स्टेट वर्ब। नाउन के पहले आने वाले ये होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज। These appear before a noun. State verb के बाद आने वाले होते हैं ये mine, ours, yours, his, hers, theirs, ये सब state verb के बाद। जैसे before a noun, me नहीं, mine. That is my car, that is our car, that is your car, his car, her car, its car, their car. ये सब कहाँ है? noun के पहले। दूसरा आता है state verb के बाद, like that car is mine, that car is ours, that car is yours, that car is his, that car is hers. यहाँ पे is जो लिखा है, जो भी verb action नहीं दिखाता उसे state verb कहते हो, simple. Whichever verb does not show the action, that is the state verb. Like my brother has my car. Brother is a noun, car is also a noun, दोनों के पहले my लग रहा है। He lent me his book and his laptop. Again, laptop भी और book भी दोनों के पहले his लग रहा है, तो ये सब noun के पहले आ रहा है। ठीक है, जो state verb के बाद आता है वो है ये, that book is mine. Okay, coming after state verb. Okay, these are two phones. Ashok likes mine but not his. Now, rule says use objective pronouns or possessive pronouns before a gerund in a sentence according to the meaning. सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आप जेरेंट के पहले या तो ऑब्जेक्टिव लगाते हो या पोजेसिव लगाते हो। मीनिंग समझना जरूरी है।
जैसे इधर देखो, आई सॉ हिम सिंगिंग, आई सॉ हिज सिंगिंग। आई सॉ हिम सिंगिंग का मतलब हो जाएगा मैंने उसे देखा गाना गाते हुए। आई सॉ हिज सिंगिंग का मतलब हो जाएगा मैंने उसका गाना गाना देखा। आपने क्या देखा? आपने उसे गाते हुए देखा तो हिम लिखो, आपने उसका गाना गाना देखा तो हिज लिखो। तो क्या लिखोगे? आई सॉ हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। आई सॉ हिम सिंगिंग इज राइट। ठीक है, तो मीनिंग के हिसाब से लगाते हैं। नीरज, जेरेंट होता है आईएनजी वर्ब जो नाउन के तरह काम करे। ing verb that acts like a noun are called gerunds. ing verb that acts like a noun are called gerund. So I saw him singing. मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। अब अगला सेंटेंस देखो। I like him singing. I like his singing. I like him singing का मतलब हो जाएगा मुझे वह गाना गाते हुए पसंद है। मुझे वह गाना गाते हुए पसंद है, तो I like him singing. I like his singing, मुझे उसका गाना गाना पसंद है। तो क्या लिखोगे? यू से आई लाइक हिज सिंगिंग। तो देख रहे हो दोनों में सिंगिंग आ रहा है जो कि जेरेंड है, आईएनजी वर्ब जो नाउन की तरह काम कर रहा है। बट एक में हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिया हिम मीनिंग के हिसाब से, दूसरे में लगा दिया हिज मीनिंग के हिसाब से। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन अकॉर्डिंगली राइट इट। आई सॉ हिम सिंगिंग मतलब मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। आई लाइक हिज सिंगिंग का मतलब मुझे उसका गाना गाना पसंद है। यहाँ पे उसका लगा रहे हो इसलिए हिज, यहाँ पे उसे लगा रहे हो इसलिए हिम। उसे मतलब हिम, उसका मतलब हिज। ओके, नाउ इस सेंटेंस को देखो। हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम और हिज स्टेइंग आउट लेट एट नाइट। उसके पेरेंट्स किस चीज को अलाउ नहीं करेंगे? ओके, उसके रहने को अलाउ नहीं करेंगे। उसके रहने को अलाउ नहीं करेंगे तो क्या लिखोगे? हिज स्टेइंग। हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिज स्टेइंग आउट लेट एट नाइट। हिज लिखा जाएगा, हिम लिखोगे तो गलत है। अगर हिम लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम टू स्टे। हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम टू स्टे, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। सो आप कैसे लिखोगे? हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिज स्टेइंग आउट लेट एट नाइट, उसके रहने को अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली, owing to me or my being honest, people respect me. मुझे ईमानदार होने के कारण लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, या मेरे ईमानदार होने के कारण। यहाँ पे मेरा ईमानदार होना, तो आप लिखोगे owing to my being honest, people respect me. owing to my being honest, people respect me. मेरे ईमानदार होने के कारण लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, ये सेंस निकलता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखो। whenever sentences have or, either or, neither nor, not only but also, always use a pronoun according to the closer subject. जब भी सेंटेंस में और आए, आइदर और आए, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, हमेशा आप प्रोनाउन नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हो। जैसे आइदर रमेश और सीता हैज लेफ्ट हिज, हर और देयर टिफिन बॉक्स। क्या मैं रमेश के हिसाब से हिज लगाऊं, सीता के हिसाब से हर लगाऊं, या दोनों के हिसाब से देयर लगाऊं? So the rule says whenever sentences have or, either or, neither nor, not only but also, you put the verb according to the closer subject. तो closer कौन सा है? सीता। तो सीता के हिसाब से क्या लगाओगे? हर। Either Ramesh or Sita has left her tiffin boxes, right? Similarly, not only the workers but also the manager has submitted his, her or their documents. Again, verb के नजदीक कौन सा है? manager. तो manager के हिसाब से his लगाओगे, her और their दोनों ही गलत। ना लोग कह सकते हैं मैनेजर तो लेडी भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है मैनेजर लेडी भी, बट जब डाउट हो, when there is a doubt, जब दिमाग में ये है तो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, ऐसे केसेस में मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन लगाते हैं। इस कारण से ही हिज लगाया है। ये रूल ही कहता है when there is a doubt, when the gender is common, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो मैस्कुलिन वाला प्रोनाउन लगाना। Yes, this is also a rule. Yes. A very important last part of possessive pronouns. I signed off with the words yours truly. कई लोग ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। Remember, yours truly का मतलब हो जाएगा your is truly. Does it make sense? Possessive pronoun में कभी भी apostrophe s नहीं लगाते। सही तरीका क्या है बोलने का? I signed off with the words yours truly, yours, without the apostrophe s. Similarly, the big house is ours. Ours का मतलब ये हो जाएगा ours. The big house is ours. Does it make sense? No. So sentence is wrong. कैसे लिखोगे? The big house is ours. O-U-R-S. O-U-R-S. नाउन में जब भी apostrophe s प्रोनाउन में आप लिख देते हो ना, इसका मतलब हो जाता है कि उसमें is जुड़ जा रहा है। ओके, इसलिए वैसे नहीं लिख सकते। ओके, apostrophe s लिखने पर मतलब हो जाता है कि उसमें is जुड़ जा रहा है, which is wrong. जैसे इधर देखो, I apostrophe M is I am, V apostrophe I is we are or we were, they apostrophe VE means they have, it apostrophe S is it is, it was, it has. जैसे it's raining heavily, इसका मतलब उसका raining heavily. Does it make sense? नहीं। कैसे लिखा जाएगा? it apostrophe S, it is raining. apostrophe S लगने पर उसमें मतलब हो जाता है कि उसमें is जुड़ रहा है। किसी भी प्रोनाउन में apostrophe S जोड़ोगे तो उसका मतलब हो जाता है कि उसमें is जुड़ रहा है।
Similarly, whose pen is this? Whose pen का मतलब हो गया who is pen is this? Who is pen is this? Does it make sense? No. तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे whose, WHOSE, whose pen is this? WHOSE is right. Okay. So आज के सेशन में जो है हमने पर्सनल प्रोनाउंस कवर किए हैं. अभी प्रोनाउन कंप्लीट नहीं हुआ है. We are just covering personal pronouns in today's session. बाकी के pronouns जो है वो आगे के सेशंस में डिटेल में डिस्कस करूँ. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में. Until then, goodbye, stay safe, take care.